हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस क्लास में हम लोग जो है हमारे सेमेस्टर 4 का जो सबसे पहला पेपर है सेल बायोलॉजी, इसके लेक्चर नंबर 5 को कवर करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 को अटेंड किया होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेल होते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पे, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक ही यूकैरियोटिक सेल। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्ड प्रोकैरियोटिक है इसका क्या मतलब होता है। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक वर्ड का क्या मतलब होता है, तो यू मतलब होता है एडवांस एंड कैरियो मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। तो क्यों आखिरकार एक सेल को प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला बोला जाता है और क्यों एक सेल को एडवांस न्यूक्लियस वाला बोला जाता है। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू आर एच विटाकर क्लासिफिकेशन। और उसमें से कितने किंगडम जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं एंड कितने किंगडम जो है यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो आई होप कि आपने उस लेक्चर को अटेंड किया होगा और वहाँ पे मैंने जो भी बातें बताई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की इस क्लास में हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक सेल का क्या करने जा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेज है, एंड यहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था, लेक्चर नंबर 4 के अंदर, कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में बांटा गया है, जिसमें से जो सबसे फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं और ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो आखिरकार इनका अगर मैं एक बैक्टीरिया को लूं और माइक्रोस्कोप में देखूं तो एक बैक्टीरिया का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पहले मैं यहाँ पे अपने तरफ से ड्रॉ कर देता हूं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स उनके अंदर हैं उसको एक एक करके डिटेल में क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। सबसे पहले जैसे कि जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर मैं अपने सेल को लूं या फिर बैक्टीरिया के सेल को लूं और माइक्रोस्कोप में रख के देखूं तो मुझे क्या दिखेगा। तो सबसे पहले बाहर में मुझे एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें कि एक बैक्टीरिया का मैं सेल लूं और उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखूं तो मुझे बाहर में क्या दिखेगा, तो मुझे पहले बाहर में कुछ बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। बट यहाँ पे जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में दिखेगा। बट यहाँ पे जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगर मैं एक बैक्टीरिया लूं और उसे माइक्रोस्कोप में रख के और देखूं तो मुझे बाहर में बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर तो दिखेगा, बट वो बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। एक्चुअली में एक बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेयर का बना होता है। क्या कहने का मतलब, तो आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सेल और जो प्लांट सेल होता है अगर मैं उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखूं तो अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और बाहर में एक और लेयर होगा जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, और अंदर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये कितने लेयर की है, ठीक है, ओके, 2 लेयर की है। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं एक बैक्टीरिया लूं और उसको मैं माइक्रोस्कोप में रख के देखूं कि उसमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कितने लेयर की है, तो एक बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो 3 लेयर की होती है। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, बाहर में एक लेयर होगा, देन उसके बाद एक और लेयर एंड देन थर्ड लेयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कितने लेयर की होगी, 3 लेयर की होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मिडिल लेयर बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मान लो कि मैंने जो है एक क्या बना दिया, मिडिल लेयर। देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये इनर लेयर में बना देता हूँ। अलग अलग कलर से हम लोग इन चीज़ों को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये इनर लेयर हो गया। देन उसके बाद इसके बाहर में ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गया। क्या हो गया, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया बाहर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इस तरह से, ठीक है। तो ये है आउटर मोस्ट लेयर। देन उसके बाद मैं अगर यहाँ पे बताऊं एक एक लेयर का नाम क्या है, तो ये जो सबसे बाहर में आप आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हो इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है, ग्लाइको कैलिक्स लेयर। देन उसके बाद अंदर में जो इसमें येलो कलर का जो मैंने लेयर बनाया है सेकेंड लेयर, ये है इसका सेल वॉल। क्या है इसका, सेल वॉल। देन उसके बाद जो है, ठीक है, इसके अंदर में एक और लेयर है जो कि कौन है, व्हाइट कलर से यहाँ पे बनाया गया है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग समझते भी चलते हैं साथ में, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला था, लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि मैं अपना सेल लूं या फिर जो है मैं एक बैक्टीरिया का सेल लूं, दोनों में मुझे बाहर में एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वहां पे मैंने बताया था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि वहां पे कॉमन सी बात है, बस हम लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है वो समझनी थी हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का। तो यहाँ पे अब आप समझो
कि एक्चुअली में बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, इसके अलावा दो और लेयर होता है बैक्टीरिया में। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर एक और लेयर होता है जो कि है सेल वॉल, और इसके अंदर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो बैक्टीरिया में मैं अगर बात करूं कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कितने लेयर की है, तो वो 3 लेयर की है। आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि आपने जो है ठीक है एक जूस का बॉटल खरीदा है, और वो जो जूस का बॉटल है तो आपने देखा होगा जैसे कि रियल कंपनी का जूस आता है तो उसका जो बॉटल होता है वो कागज का बना हुआ होता है। तो आपको क्या लगता है उस कागज का कितना लेयर रहता होगा? ठीक है, एक्चुअली में वो जो है 6 लेयर का बना होता है। एक लेयर हटाओगे तो उसके अंदर दूसरे लेयर को हटाओगे तो तीसरी लेयर। तो उसी तरह से एक बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कितने लेयर का बना होता है? 3 लेयर का बना होता है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री को जो बाहरी लेयर है उसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं। उसके बाद सेकेंड जो बाउंड्री है, सेकेंड जो लेयर है उसे सेल वॉल बोल रहे हैं, और सबसे अंदर में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा हम लोग अंदर आते हैं तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसके एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन कहने का मतलब क्या, इसके फैलने से कुछ अंदर में इस तरह के या फिर जो है अलग अलग, ठीक है, इस तरह के ट्यूबुलर टाइप के, ठीक है, या फिर जो है ना, ठीक है, ओके, इस तरह के ऐसे करके इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, किसके एक्सटेंशन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होता है, एक्सटेंशन कहने का मतलब, ठीक है, ओके, एक्सटेंशन यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसी का मेम्ब्रेन ऐसा करके फैल जाता है और इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी का मेम्ब्रेन फैल जाएगा और इस तरह से क्या करेगा, स्ट्रक्चर बना लेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से, ठीक है, ओके, अंदर में क्या होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। देन उसके बाद मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर में क्या होगा, लिक्विड भरा हुआ रहेगा। क्या भरा हुआ रहेगा इसके अंदर में? ठीक है, ओके, लिक्विड भरा हुआ होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया, लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड क्या हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। देन उसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ये जो आपका बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या होगा, ये जो मीजोजोम्स देख रहे हो इससे क्या होंगे, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल अटैच रहेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे इससे अटैच रहेगा, ठीक है, ओके, सिंगल सर्कुलर, एक एक करके अभी हम लोग डिटेल में सबके बारे में समझना शुरू करेंगे। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डीएस लिखते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ओके, डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद जो है इसमें अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि सेल ऑर्गेनल के नाम पे बस एक ही सेल ऑर्गेनल होता है, वो होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। वो भी कौन सा राइबोसोम होता है? तो 70S। क्या होता है? 70S। क्या होता है अब ये 70S राइबोसोम? ये हम लोग जो है आगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम होगा, और कौन सा राइबोसोम होगा, तो 70S राइबोसोम होगा। देन उसके बाद इसमें और क्या क्या होंगे, तो इसमें जो है फिर उसके बाद कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे बहुत सारे, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोल देते हैं? तो ये हो गया इसका प्लाज्मिड। ठीक है, क्या हो गया, प्लाज्मिड। क्या होता है ये प्लाज्मिड, हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मैं अगर बात करूं तो अब ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से टेल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैजला। ये क्या है, ठीक है, ओके, फ्लैजला। तो ये हो गया फ्लैजला। देन उसके बाद और क्या होगा, तो इसके बॉडी पे जो है छोटे छोटे क्या होंगे, इस तरह से कुछ इसके बॉडी पे जो है क्या होंगे, तो छोटे छोटे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे निकले हुए, इस तरह के स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे, ठीक है, ओके, पूरे बॉडी पे रहेंगे इस तरीके से। ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे फिम्ब्रियाई। तो मैं यहाँ पे इनको मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है, तो ये है फिम्ब्रियाई। ठीक है, ओके, फिम्ब्रियाई। आई होप कि आपको ये दिख रहे हो। ठीक है, ओके। देन उसके बाद जो है यहाँ पे और क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे और क्या होगा, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे करके इस तरीके के स्ट्रक्चर्स। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिक्स पिली। क्या बोलते हैं? सिक्स पिली बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, ये जो फ्लैजला है, ये जो आपका सिक्स पिली है, ये जो फिम्ब्रियाई है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहे होंगे। किससे निकल रहे होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहे होंगे। दूसरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है, ठीक है, ओके, जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है वो मैंने इतने ही दूर में रेड कलर से बनाया, बट एक्चुअली में ये पूरे में होता है। क्या होता है? पूरे में होता है। बस मैंने समझाने के लिए जो है इतने दूर में बना दिया है। तो एक जो बैक्टीरिया होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं उसको ठीक से समझना। हम लोग अभी देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया। यानी कि ये अगर मैं क्या करूं, अपने हाथ को इस फोन के स्क्रीन पे इस तरह से रब करूं और इसे वॉश करके माइक्रोस्कोप में देखूं तो उसमें मुझे बैक्टीरिया दिखेगा, और जूम करके अगर मैं उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखूं कि वो कैसा बना हुआ है तो वो मुझे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब क्या कहने का मतलब इस तरह का देखने को मिलेगा? तो इमेजिन करो कि अगर ये एक बैक्टीरिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज की जब स्टडी करते हैं तो बाहर से अंदर स्टडी करेंगे कि अंदर से बाहर। तो बेस्ट तरीका है बाहर से अंदर स्टडी करने का। जैसे कि अगर आपको किसी को अपने घर को दिखाना है तो आप डायरेक्ट अंदर से बाहर दिखाओगे कि बाहर से अंदर दिखाओगे? तो एक्चुअली में बाहर से अंदर की ओर दिखाते हैं कि देखो मेरा ये घर है, बाहर से ये ऐसा दिखता है, इतने दूर में फैला हुआ है, तब जाके आप अंदर लेके जाओगे। तो जब हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं और बाहर से अंदर की ओर स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले बाहर में हम लोग को क्या होता है, एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, जिसे हम लोग सेल इनवेलप बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में बस ये बैक्टीरिया में नहीं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। हाँ, बैक्टीरिया में ये जो बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सेल इनवेलप बोल रहे हैं। इनवेलप मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जो आउटर कवरिंग होता है। जैसे कि हम लोग शादी में जाते हैं तो पैसा देते हैं, तो पैसा रखते हैं तो किस में रखते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं लिफाफ। उसी लिफाफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनवेलप भी बोला जाता है या फिर इनवेलप भी आप बोल सकते हो। तो वो क्या है? आउटर कवरिंग है। तो किसी भी चीज का जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या कहलाता है? इनवेलप के नाम से जाना जाता है। तो सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे क्या बोला जा रहा है? सेल इनवेलप बोला जा रहा है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो ये सेल इनवेलप है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये 3 लेयर की बनी होती है। अब एक एक लेयर को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, देन उसके बाद मैं इसे और डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा रिटेन के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेयर है ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। यहाँ पे एक बेसिक सा बस हम लोग आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होता है ये आउटर मोस्ट लेयर है, और ये क्या होता है? एक तरह का चिपचिपा सा लेयर होता है। क्या होता है? ये एक तरह का चिपचिपा सा लेयर होता है। अभी जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये 2 तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है? ये 2 तरह का हो सकता है। किस बेसिस पे? तो एक तो कंपोजिशन, यानी कि ये किस चीज का बना हुआ है उसके बेसिस पे, और दूसरा इसके थिकनेस के बेसिस पे। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कंपोजिशन और थिकनेस के बेसिस पे कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। क्या 2 तरह का हो सकता है? तो एक होता है आपका, ठीक है ओके, एक होता है आपका कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल। और एक होता है आपका स्लाइम लेयर। क्या होता है? स्लाइम लेयर। अब ध्यान से देखना, अगर यहां पे जो है मैं थिकनेस के बेसिस पे डिफाइन करूं सिर्फ, तो अगर मान लो इस तरह से कि अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है और चिपचिपा सा लेयर है, अगर ये मोटा सा लेयर है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। लेकिन अगर ये पतला सा लेयर है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। जब हम लोग इसके बारे में अभी रिटन फॉर्म में डिटेल में देखेंगे तो इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर है उसका कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि ये दोनों अलग अलग मटेरियल के, हल्के से अलग अलग मटेरियल के क्या होते हैं? बने होते हैं। फिलहाल आप समझो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, और ये थिकनेस के बेसिस पे 2 तरह का हो सकता है। अगर ये मोटा सा लेयर है तो इसे हम लोग कैप्सूल बोलेंगे, और पतला सा लेयर तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। देन उसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किसी भी चीज से चिपकने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये फोन का स्क्रीन है तो इसके स्क्रीन से बैक्टीरिया चिपका हुआ होगा, या फिर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ तो अब हाथ को जब मैं हटाता हूँ तो मेरे हाथ पे बहुत सारे बैक्टीरिया चिपक गए होंगे। तो ये जो चिपचिपा सा लेयर है उसके मदद से ये क्या होता है? चिपकने में मदद करता है। इवन ये बायोफिल्म बनाने में भी मदद करता है। बायोफिल्म क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे आ गए तो उन सब का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है, यानी कि एक चिपचिपे से लेयर का बना हुआ है। तो वो सारे बैक्टीरिया आपस में क्या होंगे? चिपक जाएंगे, और वो जो ना आपको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह के देखेंगे जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं इस ग्लाइकोकैलिक्स के वजह से। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोफिल्म। यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया अगर ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से एक जगह पे इकट्ठा हुए नजर आएंगे, चिपके हुए नजर आएंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोफिल्म बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है ये बैक्टीरिया को जो है डेसिकेशन से भी बचाता है। डेसिकेशन कहने का मतलब सूखने से, ड्राई होने से भी क्या करता
करता है, बचाता है। इवन ठीक है, आप ये जानते होंगे कि हम लोगों को बीमार कौन करता है? बैक्टीरिया बीमार करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया को बीमार कर देता है? तो आंसर है हाँ। ठीक है, हम लोग बीमार पड़ते हैं बैक्टीरिया की वजह से, बट बैक्टीरिया भी बीमार पड़ता है। तो कुछ वायरसेज होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देते हैं और बैक्टीरिया बीमार हो जाता है। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार कर दे उसे हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो मान लो कि कोई ऐसा वायरस आया जो बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रहा है? अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अभी फिलहाल आप समझो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया इसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप फिलहाल बच्चों के लिए ये समझो, क्योंकि जब हम लोग वायरस पढ़ेंगे तो उसके रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि वायरस कैसे एक बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोड्यूस करता है इंटर करके। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझो कि एक वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, ये चिपचिपा सा लेयर होता है और ये क्या करता है? उस वायरस को अंदर आने से क्या करता है? रोकता है। क्योंकि कॉमन सी बात है कि इसको ऐसे समझो कि मैंने अपने हाथ पे जो है ठीक है फेविकॉल या फिर कीचड़ लगा लिया है, तो जब कोई मच्छर इस पे बैठेगा तो वो क्या होगा? उसमें चिपक जाएगा और बेचारे का उसी में दम घुट जाएगा और वहां पे वो क्या होगा? डेथ हो जाएगा उसका। तो जैसे कोई वायरस क्या करता है? इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये इसमें भी क्या करते हैं? करता है बैक्टीरिया को उस वायरस से बचाने में मदद करता है। तो ये बैक्टीरिया को आपस में किसी चीज से चिपकने में मदद करता है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर ये बैक्टीरिया को ड्राई अप होने से बचाता है। ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है ये बैक्टीरिया को क्या करता है? ऐसे वायरसेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उससे भी बचाता है। ठीक है, ओके। तो ये सब फंक्शन है। और अगर थिकनेस के बेसिस पे बात करूं तो ये अगर मोटा होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सूल। और अगर ये पतला सा लेयर है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरा जो लेयर है ये है सेल वॉल। अब बैक्टीरिया जो होता है ठीक है, इसके पास जो सेकेंड लेयर है सेल इन्वेलप का, फर्स्ट लेयर तो हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, जो दूसरा लेयर है वो है सेल वॉल। तो अब ये जो सेल वॉल होता है ठीक है, ये हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्लांट जो हार्ड है वो किसके वजह से? सेल वॉल की वजह से। और सेल वॉल क्या करता है? हार्ड होता है तो ये प्रोटेक्शन तो देता ही देता है, दूसरा ये बैक्टीरिया के शेप और साइज को भी मेंटेन करके क्या करता है? रखने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके और ये जो सेल वॉल है इसका जो कंपोजिशन होता है वो जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, प्लांट में भी सेल वॉल है, फंगस में भी सेल वॉल है, बट जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। कहने का मतलब जैसे कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज नाम के एक मटेरियल से बना होता है, वहीं पे फंगस का सेल वॉल काइटिन नाम के एक मटेरियल से बना होता है। तो वहीं पे जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ठीक है, सेल वॉल है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो अलग होता है। पॉलीसेक्राइड, इसमें म्यूरिन वगैरह नाम के कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो जब हम लोग सेल वॉल को डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी रिटन फॉर्म में, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में समझेंगे कि इसके कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है। देन उसके बाद अंदर का जो लेयर है वो है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता ही है कि एक तरह का फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है ये उसको सेल के अंदर रोक के रखता है। और इसी मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि अगर कोई चीज अंदर आना चाह रहा है तो ये चेक करेगा, और जो क्या है अगर वो जरूरी है तो आने देगा, नहीं जरूरी है तो नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड देन उसके बाद जब अंदर हम लोग बढ़ते हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अब इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से, यानी कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोजोम। अब ये जो मीजोजोम का शेप होता है ये बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। ये ट्यूब शेप का हो सकता है, ये वेसिकल शेप का हो सकता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जब हम लोग मीजोजोम पे पहुंचेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि ये मीजोजोम के कितने अलग अलग तरह के शेप होते हैं। फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। तो सबसे पहले मीजोजोम किसके एक्सटेंशन से बनता है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से बनता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, करता क्या है ये? तो फिलहाल के लिए आप समझो एक मेजर फंक्शन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये आप अगर देखो ये बैक्टीरिया है तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, और अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एनर्जी की जरूरत तो इसको भी है, लेकिन इसके अंदर एटीपी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसे एनर्जी कैसे मिलेगा? तो एक्चुअली में ये जो मीजोजोम्स होते हैं इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में यानी कि एनर्जी के फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इवन इस मीजोजोम का बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि एक और फंक्शन मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसके रेप्लिकेशन में भी मदद करता है। जैसे कि ये बैक्टीरिया जब टूट के एक से दो बनेगा तो ये जो मीजोजोम है ये क्या करेगा? इस जेनेटिक मटेरियल को भी एक से दो बना देगा, ताकि जब ये बैक्टीरिया टूट के एक से दो बने तो एक जेनेटिक मटेरियल एक को मिले और दूसरा जेनेटिक मटेरियल दूसरे को मिले। ठीक है, तो ये मीजोजोम्स है। अंदर में जब हम लोग आते हैं तो इसमें सेल ऑर्गेनल के नाम पे बस कौन सा सेल ऑर्गेनल मिलता है? बस एक राइबोसोम देखने को मिलता है, और वो भी कौन सा? 70S। एंड अब थोड़ा सा हम लोग बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल
मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया में मेनली तौर पे दो तरह का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। एक होता है जीनोमिक डीएनए। अब ये जीनोमिक डीएनए क्या होता है, ठीक से समझना। जैसे कि मान लो कि ये एक सेल है, तो सेल के पास एक मेन डीएनए होता है जिस पे जितने भी सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन होता है। और अगर इस डीएनए को बाहर निकाल दिया जाए तो ये जो सेल है इसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसको परफॉर्म करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इसी जेनेटिक मटेरियल पे है। ठीक है, तो इसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। और अगर इसके पास इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो अलग अलग तरह के फंक्शंस को क्या करता है, हेल्प करने में मदद करता है, बट अगर ये जेनेटिक मटेरियल ना हो तो ऐसा नहीं होगा कि बैक्टीरिया मर जाए, क्योंकि इस पे इसके होने से बैक्टीरिया को फायदा है, क्योंकि इस पे कुछ अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि कुछ स्पेशल तरह के जीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन जीनोमिक डीएनए मेन डीएनए है, अगर इसको आप निकालोगे तो बैक्टीरिया का क्या होगा, डेथ हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल को जिंदा रखने के लिए जो भी अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को चलाए रखने के लिए, ठीक है, ये डीएनए का होना जरूरी है। और ऐसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए। तो अगर मैं जीनोमिक डीएनए की बात करूं, यानी कि मेन डीएनए की बात करूं, तो वो आप यहां पे जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये है। अब जैसे कि हम लोग के बॉडी में कितने डीएनए होते हैं, 46, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, बट इसके पास आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सिंगल, यानी कि बस एक होता है। ठीक है, और दूसरा, हम लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होता है, उसे हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक क्या है, एंड पॉइंट है। अगर आप इसे स्टार्टिंग मानोगे तो ये एंड पॉइंट है, और अगर इसे स्टार्टिंग मानोगे तो ये एंड पॉइंट है। ठीक है, ओके। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग में 46 होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर्स, बट बैक्टीरिया के पास, ठीक है, सिर्फ एक ही डीएनए होता है, तो इसलिए सिंगल वर्ड लगा हुआ है। दूसरा, हम लोग का लीनियर होता है, बट इसका जो डीएनए ये सर्कुलर है। आप देख सकते हो कि ये मैंने इस तरीके से बनाया, सर्कुलर। और सर्कुलर का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो कोई एंड पॉइंट होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इस चला जाऊं और ढक के मैं यहाँ पे एक सर्कल खींचूं ऐसे करके, और आपसे मैं पूछूं कि बताओ मैंने कहां से स्टार्ट किया और कहां पे खत्म किया है, तो क्या आप बता सकते हो कि इसका कहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और कहां पे एंड पॉइंट है? आंसर नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक सर्कुलर चीज का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग का लीनियर डीएनए होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, लंबा सा डीएनए, जबकि इसका डीएनए क्या है, सर्कुलर है और सिंगल है, तो नाम क्या दिया गया, सिंगल सर्कुलर। और हम लोग का भी जो डीएनए होता है वो आपने फिगर में देखा होगा कि जब भी हम लोग डीएनए बनाते हैं तो हम लोग इस तरीके से ऐसे करके बनाते हैं। तो ये कितने स्ट्रैंड का बना हुआ है, 2 स्ट्रैंड का, डबल स्ट्रैंडेड। तो इसका जो डीएनए होता है वो भी डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। जैसे कि इमेजिन करो कि एक लंबा सा ऐसा डबल स्टैंडर्ड का धागा है, बट मैंने उसे पकड़ के ऐसे करके यहाँ पे जोड़ दिया इस तरीके से, तो वो अब गोल बन गया। क्या बन गया, गोल बन गया। एक लंबा सा धागा था, उसे पकड़ के मैंने ऐसे करके, ठीक है, एक लंबा सा क्या था, धागा था, उसे पकड़ के मैंने ऐसे करके जोड़ दिया, तो वो अब एक गोल बन गया है। तो सिंगल है, सर्कुलर है, बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, और इसके बाद जो है इस डीएनए पे ही जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जो सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, उनके सारे इंफॉर्मेशन इसी डीएनए पे। तो ये क्या हो गया, आपका मेन जीनोमिक डीएनए हो गया। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में, सारे बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्लाज्मिड के नाम से हम लोगों ने मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड के नाम से जिसे दिखाया गया है, ठीक है, तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, क्योंकि ये मेन डीएनए के अलावा ये डीएनए, और ये सारे बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है इसे हम लोग प्लाज्मिड के नाम से भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, प्लाज्मिड के नाम से बुलाते हैं। आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि बायोटेक्नोलॉजी में जब हम लोग किसी जीन को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे इस डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्लाज्मिड का, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्यों इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये क्या है, तो ये प्लाज्मिड डीएनए मेन डीएनए के अलावा, ठीक है, एक्स्ट्रा डीएनए है। ये जो प्लाज्मिड है ये क्या है, तो ये मेन डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए है। अब इसका क्या फंक्शन है होता है, तो मैं एक दो छोटा छोटा फंक्शन यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। अब जैसे कि जो प्लाज्मिड होता है ना, इसके पास 3 स्पेशल तरह के जीन होते हैं। एक का नाम है, ठीक है, ओके, क्या, आर जीन, और एक का नाम है, ठीक है, ओके, क्या, एक का नाम है आर जीन, एक का नाम है आपका एफ जीन, और एक का जो है नाम है
कोल जीन। क्या नाम है? कोल जीन। तो 3 तरह के जीन होते हैं। अब ये जो आर जीन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेसिस्टेंट जीन, ठीक है, ओके। और ये क्या करता है, जो ये बैक्टीरिया है, इसके ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर को मोटा करने में मदद करता है। तो होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी होता है, कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, तो हम लोग वो टैबलेट खा लेते हैं, और वो टैबलेट के अंदर जो केमिकल होता है एंटीबायोटिक्स, वो हमारे बॉडी में जाता है और इन बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड पे एक जीन होता है जिसका नाम है आर जीन, और आर का फुल फॉर्म होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब क्या? प्रतिरोध है। तो जैसे ही आप वो एंटीबायोटिक्स खाओगे, बस ये क्या करेगा, अपने इस आर जीन की मदद से अपने कैप्सूल को, अपने जो है ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर को मोटा कर लेगा। और अगर ये लेयर मोटा हो गया तो वो जो मेडिसिन है वो अंदर नहीं आ पाएगा, और अंदर नहीं आ पाएगा तो ये बैक्टीरिया जो है क्या होगा, मरेगा नहीं, उसमें सर्वाइव कर जाएगा। ये वही वाली बात हो गई कि मान लो कि मेरे पास एक स्पेशल तरह का डीएनए पेन है, और इस पेन पे 3 जीन है। एक है आर जीन, तो जब भी एसिड की बारिश होगी तो इस जीन के मदद से मैं अपने स्किन को मोटा कर लूंगा, और जब वो एसिड मेरे स्किन पे गिरेगा तो मेरा स्किन क्या होगा, जलेगा नहीं, और मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। लेकिन अगर ये पेन किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो उसके पास क्या है, ठीक है, जब उस पे के बॉडी पे एसिड की बारिश होगी तो उसका स्किन मोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्किन को मोटा करने के लिए जो जीन है वो किस पे? प्लाज्मिड पे। तो वो नहीं बच पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये मैंने बस जस्ट समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया है कि ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है, तो इस पे एक स्पेशल तरह का जीन है आर जीन, जो कि क्या करेगा, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में क्या करेगा, मदद करेगा। देन जो दूसरा जीन है वो है एफ जीन है। अब एफ जीन का फुल फॉर्म होता है फर्टिलिटी जीन, और ये जो सेक्स पिली देख रहे हो, ये इसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये फर्टिलिटी जीन है। यानी कि जिसके पास प्लाज्मिड होगा उसी के पास ये सेक्स पिली होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो जीन है वो प्लाज्मिड पे है, ठीक है। और इस जीन का नाम क्या है? एफ जीन, फर्टिलिटी जीन। अब इसका नाम फर्टिलिटी जीन क्यों पड़ा है? क्योंकि ये अपने सेक्स पिली की मदद से क्या करता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास जो है, ठीक है, ओके, प्लाज्मिड नहीं है, तो उसके पास सेक्स पिली भी नहीं होगा, तो ये क्या करता है, अपने सेक्स पिली को इस बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, इंसर्ट कर देता है, इसके साथ एक कनेक्शन बना लेता है, जिसे हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं, और इसके मदद से ये अपने जेनेटिक मटेरियल का एक हिस्सा इसमें भेज देता है, जो कि एक तरह का प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो। जैसे कि इसको मैं इंसानों पे समझाऊं तो जैसे कैसे लड़कों के पास, याद रखना आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कि जैसे कैसे लड़कों के पास जो होता है पेनिस होता है, और इस पेनिस की मदद से जो है, ठीक है, क्या करता है, जो मेल है अपने जीन को फीमेल के बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेक्स पिली होता है, उसे हम लोग मेल बैक्टीरिया यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेन के तौर पे भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जिनके पास सेक्स पिली नहीं होता है, उनको हम लोग फीमेल बैक्टीरिया यानी कि निगेटिव स्ट्रेन के तौर पे भी क्या करते हैं, ठीक है, ओके, कंसीडर करते हैं। तो ये चीज है। तो यानी कि प्लाज्मिड पे जो सबसे पहला जीन है वो क्या है, आर जीन, दूसरा क्या है, एफ जीन, और तीसरा जो जीन है वो है कोल जीन। अब ये कोल जीन क्या करता है, मान लो कि यहाँ पे फूड है, ठीक है, ओके, और अब ये यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि ये दोनों बैक्टीरिया, तो ये दोनों बैक्टीरिया इस फूड के ऊपर क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, लेकिन अचानक से फूड की क्या होती है, कमी होने लगती है। तो कंपटीशन को खत्म करने के लिए ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा कॉल्चिसिन नाम का, और उसके वजह से ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड नहीं है वो क्या होंगे, मारे जाएंगे। तो जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा फूड की कमी होने की वजह से, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड है उन पे एक कोल जीन है, वो एक केमिकल सेक्रेट करेंगे, और वो केमिकल काफी ज्यादा टॉक्सिक होगा, और उस केमिकल का असर इन पे नहीं होगा, क्योंकि ये वही वाली बात हो गई कि अगर सांप का जहर निकाल के सांप को ही चढ़ा दिया जाए तो क्या लगता है, वो मरेगा या फिर नहीं मरेगा? तो जनरली तौर पे नहीं मरेगा, क्योंकि मान लो कि एक चूहा है, उसको सांप ने काटा, ठीक है, ओके, तो जब वो चूहे को काटता है तो अपना विनोम जो होता है यानी कि जहर उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, और जब वो उसको खाता है तो वो जहर की वजह से वो मरता तो नहीं है, क्योंकि उस जहर के पास, जहर का उसके बॉडी के अंदर एंटीटोड होता है और उसे डाइजेस्ट कर देता है। तो उसी तरह से जब ये केमिकल रिलीज करेगा तो इसका असर इस पे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास ये जीन नहीं है उन पे उनका असर हो जाता है, और वो क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं, कर जाते हैं, और इसकी वजह से इसका कंपटीशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल ना हो, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, तो इससे बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जिंदा रहेगा। बट अगर ये है तो इसको कुछ स्पेशल फीचर्स मिल जाता है, जो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास ये प्लाज्मिड नहीं है तो उनके पास ये स्पेशल फीचर्स जो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या है जीनोमिक डीएनए, ठीक है, ओके, और क्या है एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, और क्या फायदा होता है एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए के होने से, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेक्स पिली तो हम लोग समझ ही गए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं
लेते हैं किसकी, फ्लैजला की। फ्लैजला क्या होता है, तो ये जो फ्लैजला होता है ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। और ये क्या होता है, इसका नंबर हर एक बैक्टीरिया में वैरी करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बनाया है, तो किसी किसी बैक्टीरिया में एक से अधिक भी हो सकता है, सिर्फ एक तरफ हो सकता है, या फिर दोनों तरफ हो सकता है। तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया में क्या होता है, ये वैरी करता है। हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में इन चीजों को कवर करेंगे, ठीक है, कि फ्लैजला के बेसिस पे कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं कि इस फ्लैजला का क्या फंक्शन है। तो ये एक्चुअली में लोकोमोशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, लोकोमोशन में। लोकोमोशन कहने का मतलब क्या, ये क्या करता है, रोटेट करेगा और बैक्टीरिया को आगे भागने में क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करेगा, मदद करेगा। वहीं पे मैं अगर बात करूं दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाए, फिम्ब्रियाई, इसका क्या फंक्शन है, तो ये क्या होता है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजला के कंपेयर जो है, ठीक, इसका साइज कम होगा बट इसका नंबर अधिक होगा। आप देख सकते हो कि ये पूरे बॉडी पे ग्रो किया है, और ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिम्ब्रियाई, सेक्स पिली, फ्लैजला, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं। और ये जो फिम्ब्रियाई है इसका क्या फंक्शन है, तो ये बैक्टीरिया को अपने होस्ट के साथ अटैच होने में मदद करता है। क्या कहने का मतलब, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स चिपचिपा होता है, तो ये तो किसी चीज पे चिपकने में मदद करता ही करता है। दूसरा, अगर मैं इस फोन के ऊपर, इस फोन की स्क्रीन के ऊपर अपना हाथ में रखूं, तो ये जो बैक्टीरिया होंगे ये क्या करेंगे, अपने फिम्ब्रियाई को मेरे सेल्स के अंदर चुभा देंगे। और अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही यहां से अपने हाथ को हटाऊंगा और मैं सोचूंगा कि नॉर्मली मैं अपने हाथ को इस तरह से झाड़ के और साफ कर लूं, तो ये नहीं हटेगा बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जो आपका फिम्ब्रियाई है, ये जो है मेरे बॉडी के साथ क्या होगा, चिपक गया होगा। और जब तक मैं अच्छे से सोप से जो है नहीं धोऊं अपने हाथ को अच्छे से, तब तक जो है ये क्या होगा, नहीं हटेगा ये बैक्टीरिया। तो ये जो आपका फिम्ब्रियाई होता है ये क्या करता है, ठीक है, ओके, बैक्टीरिया को अपने होस्ट के साथ जो है अटैच होने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये ओवरऑल क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, एक बैक्टीरिया का, ठीक है, जिसमें इसका जो सेल इन्वेलप है वो कितने लेयर का बना होगा, 3 लेयर का, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोजोम। अंदर में क्या होगा, तो लिक्विड भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल के नाम पे बस एक सेल ऑर्गेनल होगा, राइबोसोम। देन उसके बाद इसके पास दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होंगे, एक होंगे मेन जीनोमिक डीएनए और एक होगा एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, ठीक है। जो जीनोमिक डीएनए ये एक ही होगा नंबर में, सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा। और जो प्लाज्मिड है इसका नंबर एक से अधिक होगा, सर्कुलर ये भी होगा बट इसका नंबर ये एक है, ये एक से अधिक होगा, और ये भी डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, बट ये सब के पास नहीं होगा। और अभी मैंने आपको समझाया कि इसके होने से बैक्टीरिया को क्या क्या फायदा मिलता है। देन उसके बाद सेक्स पिली का क्या फंक्शन है, फिम्ब्रियाई का क्या फंक्शन है, एंड फ्लैजला का क्या फंक्शन है, ये हम लोगों ने कवर किया। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप रियल लाइफ में सच में अपने फोन के स्क्रीन पर से एक बैक्टीरिया लो, उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखो तो आपको क्या क्या दिखेगा। तो किसी साइंटिस्ट ने इसे देखा होगा और देख देख के ड्रॉ किया होगा, देखा होगा और फिर ड्रॉ किया होगा, और उसी को आज आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगले क्लास में हम लोग इनके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इसको डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।